राउंड आगे बढ़ते हम लोग। यस एवरीबॉडी। चलो, हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी में थे। ओके, तो पहला अपना ऑलमोस्ट हो चुका था, रिवोकेशन मतलब खुद। कौन सा चैप्टर चल रहा तुम्हारा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ओके, तो रिवोकेशन ऑफ श्योरिटी मतलब क्या तुम्हारा? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी मतलब श्योरिटी बंद हो गया, मतलब बंद हो गया मतलब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। ही इज नो मोर लायबल। यस क्लियर? तो पहला खुद उसने बच्चों नोटिस दिया, रिवोकेशन। दूसरा हम लोग कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। बच्चों कॉन्ट्रैक्ट गारंटी में तीन पार्टीज इन्वॉल्व थे, क्रेडिटर, डेटर और श्योरिटी, अगर तुमको याद आ रहा है। करेक्ट लिया? तो क्रेडिटर की वजह से श्योरिटी रिलीज हो रहा है। कैसे? बिकॉज क्रेडिटर की वजह से क्रेडिटर ने कुछ किया या फिर नहीं किया। ओके, डन समथिंग और नॉट डन समथिंग, जिसके वजह से पीडी, प्रिंसिपल डेटर रिलीज हुआ है। अब प्रिंसिपल डेटा रिलीज हुआ तो बच्चों उसकी वजह से श्योरिटी भी रिलीज हुआ है। ओके, दैट वी वर डिस्कसिंग। तो बाय रिवोकेशन अपना हो चुका था लास्ट लेक्चर में, देख लेना उसको। दूसरा था बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। अब इसमें पहले तुम्हारा पॉइंट ए भी हो चुका था शायद अपना 133 बाय वेरिएंस। तुम कल मैंने बोला था स्टार मार्क कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है। बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब बच्चों तीन पार्टीज इन्वॉल्व है, तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बच्चों मान लो चालू हो गया, मतलब तुमने शुरू किया था कॉन्ट्रैक्ट। अब उसके बाद क्रेडिटर एंड डेटर ने मिलके, क्रेडिटर एंड डेटर ने बच्चों मिलके चेंज करवाया अग्रीमेंट, बट श्योरिटी को बताया नहीं। तो ऑब्वियसली इसमें तुम्हारा कंसेंसस एड इडम मिसिंग है, हाँ या ना? कि क्रेडिटर और डेटर बच्चों मिलके अपने अपने बीच में मिलके उन्होंने कुछ चेंजेस करवा लिए खुद के टर्म्स और कंडीशंस में। पर ये किसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया? श्योरिटी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, तो श्योरिटी बच्चों डिस्चार्ज, वो लायबल नहीं रहेगा। बट कब से लायबल नहीं रहेगा? जिस दिन वो चेंजेस करवाए इन द कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि जब जिस दिन बच्चों क्रेडिटर और पीडी ने कुछ मिलके कुछ चेंज करवाए अपने अपने बीच में, उस दिन के आगे से तुम्हारा श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। वो दिन के पहले जो भी हो गया था उसके लिए बच्चों श्योरिटी जिम्मेदार रहेगा। ये क्लियर है बच्चों? यस चलिए। तो हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे थे। तो ये आईसीए के सभी एग्जांपल्स बच्चों पढ़ लिया करो। ओके, दे आर वेरी, मतलब एटलीस्ट गुड फॉर कंसेप्ट क्लैरिटी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ पीडी। अब पहले वाले केस में बच्चों क्या हो गया? बाय चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा बच्चों बाय डिस्चार्ज ऑफ पीडी। तो यहाँ पे क्रेडिटर की वजह से, मतलब जो तुमको एग्जांपल दे रहा था, या फिर क्रेडिटर ने बच्चों डायरेक्टली रिलीज करवाया है पीडी को। पीडी मतलब प्रिंसिपल डेटर। अब वो रिलीज हुआ तो तुम्हारा श्योरिटी भी रिलीज। ओके चलो, पहला वाला 134, the surety is discharged, surety is discharged if creditor ने बच्चों enters into a fresh or new contract with PD by which the PD is released. okay, तुम्हारा नोवेशन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करवा लिया। अब उसकी वजह से जो जो भी पहला हो चुका था, पहले हुआ है, उसके लिए क्रेडिटर कहता है कि भाई पीडी जिम्मेदार नहीं है। दे आर एंटरिंग इनटू अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट। और फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट के लिए बच्चों क्या कह रहे हो लोग? फिर पुराना वाला कुछ भी एग्जिस्टिंग नहीं है। हाँ हाँ, अदर लॉस का मॉडल से या फिर डायरेक्ट आता ही, मतलब काफी रेलेवेंस है, बहुत नए नए उसमें क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। ओके, यस चिड़िया। एंड दूसरा वाला उसमें बच्चों है कि क्रेडिटर डस एनी एक्ट और ओमिशन जिसके वजह से पीडी रिलीज हो रहा है। इसमें अच्छा अच्छा एग्जांपल तो ये भी हम लोग ने शायद डिस्कस किया था कल। यस, क्या बच्चों? अच्छा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 29 चेक करो। ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी फॉर अ फिक्स प्राइस टू बिल्ड अ हाउस फॉर बी विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। तो ए बच्चे मान लो कॉन्ट्रैक्टर है, ए वर्कर है, और उसने बोला मैं तुमको घर बांध के दे दूंगा कुछ टाइम टाइम के अंदर। ए ने बी को बोला, बट उसके लिए बी बच्चों टिम्बर, टिम्बर मतलब वुड, लकड़ियां प्रोवाइड करने वाला था, हाँ या ना बच्चों? ये चलिए, बी खुद जिसका घर बन रहा है। और सी ने बच्चों ए का गारंटी ली कि हाँ भाई ए अच्छे से काम करता है, मैं इसका गारंटी देता हूँ, सी ने बोला। बट बच्चों बी ने खुद वो लकड़ियां लाई ही नहीं। अब बी ने बच्चों टिम्बर वुड लकड़ियां लाई ही नहीं, तो ए काम नहीं कर पाएगा। अब ए काम नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ बी ओनली ना, तो ए काम नहीं कर पाएगा, तो ए इज रिलीज। और अगर ए रिलीज होगा तो बच्चों इवन श्योरिटी सी इज रिलीज। ठीक है, ये अपने एग्जांपल दिया था हम लोगों ने। एग्जांपल 30, ए गिव्स अ गारंटी टू सी। ए गिव्स बच्चों गारंटी टू सी फॉर गुड्स टू बी डिलीवर्ड टू बी। ठीक है, यहाँ पे बच्चों फिर से मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, आई होप तुमको कल का डायग्राम याद आ रहा है। ए गिव्स अ गारंटी टू सी फॉर गुड्स टू बी डिलीवर्ड टू बी। ठीक है बच्चों, यहां तक ओके? Later on, B contracts with C to assign his own property to C in lieu of the debt. खुद का प्रॉपर्टी बच्चों दे रहा है, बे डिस्चार्ज ऑफ हिज लायबिलिटी।
एंड देयरफॉर अभी बी डिस्चार्ज है तो बच्चों ए भी डिस्चार्ज है, क्योंकि बी ने खुद कुछ सिक्योरिटी है, तो बच्चों ए भी डिस्चार्ज है, क्योंकि बी ने खुद कुछ सिक्योरिटी दिया, द असाइन द प्रॉपर्टी, मतलब क्या बच्चों, उसने सिक्योरिटी दे दिया सी को, खुद कुछ प्रॉपर्टी दे दिया सी को, या फिर उसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया इन फेवर ऑफ सी। अब सी के पास सिक्योरिटी आ गया है, अब सिक्योरिटी बच्चों सी के पास आ गया है, तो इवन श्योरिटी इज रिलीज्ड। ओके, ए इज रिलीज्ड। यस, आगे बढ़े। बादल गड़गड़ने की आवाज। यहां से बच्चों हम लोग शुरू करेंगे आज, इनफैक्ट अभी तो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, सेशन 135। हाँ बच्चों, discharge of surety when creditor compounds with, gives time to, or agrees not to sue PD। ओके, सो यहाँ पे फिर से क्रेडिटर और डेटर के बीच में कुछ यू कैन से अरेंजमेंट है, पर यहाँ पे क्रेडिटर एक्शन नहीं ले रहा है बच्चों अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट उसने अग्री किया वैसा। ओके, सो क्रेडिटर कंपाउंड्स, कंपाउंड मतलब क्या बच्चों, मैंने लिखा है यहाँ पे सेटलमेंट, ठीक है, लिख देना उसको। कंपाउंडेबल ऑफेंस अगर तुमको याद रहेगा, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। ओके, सो कंपाउंडेबल मतलब क्या, कंपाउंड मतलब क्या, ही अग्रीज टू सेटल। यस, चलिए, और ज्यादा टाइम दे रहा है, या फिर वो अग्री करता है मैं तुमको स्यू ही नहीं करूंगा पीडी को, तो बच्चों कभी वो कभी अगर पीडी प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट कभी केस ही नहीं करेगा, कुछ एक्शन नहीं लेने का, तो बच्चों को प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या बना फिर, क्योंकि हमेशा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, हमेशा डेट की, इट वॉज ऑन द प्रिंसिपल डेटर, और एक्शन लेने को मना ही कर रहा है, तो फुकट में बच्चों किस फुकट में एज सच क्या बोलते हैं उसको, किसको टेंशन है ज्यादा, या फिर किससे रिकवर होगा ही होगा, श्योरिटी से। यस, चलिए। तो और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड पीडी, कॉन्ट्रैक्ट ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड पीडी, तो बच्चों ये तो बहुत गलत, यू कैन से अनएथिकल हो गया ना। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड पीडी बाय विच क्रेडिटर मेक्स कंपोजिशन और प्रोमिसेस और गिव्स टाइम टू डेटर, या फिर बोलता कि मैं तुमको स्यू ही नहीं करूंगा, तो बच्चों डेटर को कोई टेंशन ही नहीं रहेगा फिर। ओके, not to sue the PD, then that discharge is the surety। Okay everybody, unless मतलब obviously अगर surety में खुद consent दिया है, assent दिया है, वो चीज को तो अलग बात है। और सिंपल केस में तुमको बताऊंगा बच्चों, मान लो अगर क्रेडिटर ने अग्री किया प्रिंसिपल डेटर के साथ और बोला मैं तुमको स्यू नहीं करता, या फिर मैं तुमको ज्यादा टाइम दूंगा, तो उसकी वजह से बच्चों श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके एवरीबॉडी, एवरीबॉडी क्लियर है? यस चलिए। ध्यान दो, when the time of payment, ये promise to give time दे रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ मैं, when the time for payment of the guaranteed debt comes, मतलब जब ड्यू हुआ डेट, the surety has a right to require the principal debtor to pay off the debt। मतलब जैसे बच्चों डेट ड्यू हुआ, तो श्योरिटी डेटर को बोल सकता चल फटाफट पेमेंट कर, है ना। अकॉर्डिंगली इट इज वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ क्रेडिटर्स टुवर्ड द श्योरिटी टू नॉट अलाउ पीडी मोर टाइम। ओके, कुछ समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे क्रेडिटर की जिम्मेदारी है श्योरिटी के अगेंस्ट या फिर श्योरिटी के लिए, कि भाई उसे ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए था पीडी को, अगर वो दे रहा है बच्चों तो वो गलत है, इसलिए श्योरिटी रिलीज्ड। ओके एवरीबॉडी, अब अगला केस, ठीक है, केसेस वेयर श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। ओके, 136, श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। अब ध्यान देना, थोड़ा सा इसमें अलग क्या है, 135 और 136 में बस अलग क्या है बच्चों, 135 में प्रिंसिपल डेटर के साथ अग्री किया है कि मैं तुमको एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, और बच्चों 136 में किसी और के साथ अग्री किया है कि पीडी को हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे। ओके, तो तुम्हारे मान लो कोई को बोरोवर्स हो रहेंगे, या फिर क्या बोलते हैं उसको, को क्रेडिटर्स, को लेंडर्स, तो उनके उनके बीच में अग्रीमेंट हुआ है कि हम लोग थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे प्रिंसिपल डेटर को। हमने खुद बच्चों प्रिंसिपल डेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया क्या कि हम तुमको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं? नहीं। ओके, आई एम टॉकिंग ऑफ सेक्शन 136 अभी। ओके, इसलिए हमें लिखा बच्चों नॉट डिस्चार्ज। कुछ समझा, ऊपर से गया? सुनो मेरी बात, अगर क्रेडिटर ने पीडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और बोला हम तुमको एक्स्ट्रा टाइम देंगे, तो श्योरिटी इज रिलीज्ड। ओके एवरीबॉडी, पर क्रेडिटर ने बच्चों कोई थर्ड पार्टी के साथ अग्री किया, ओके, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट किया कि हम प्रिंसिपल डेटर को एक्स्ट्रा टाइम देंगे, तो श्योरिटी इज नॉट येट रिलीज्ड। ओके एवरीबॉडी, अब तुम बोलोगे सर क्रेडिटर क्यों करता है थर्ड पार्टी के साथ? सो लाइक आई सेड, को लेंडर्स, तो क्रेडिटर भी, बाकी के थर्ड पार्टीज, बाकी के दो तीन लोगों ने मिलकर इसको लोन दिया था मान लो प्रिंसिपल डेटर को, तो उनका अपने अपने बीच में अग्रीमेंट हुआ है कि हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे प्रिंसिपल डेटर को। ठीक है एवरीबॉडी, आगे बढ़े। वेर ए कॉन्ट्रैक्ट टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर इज मेड बाय क्रेडिटर, है ना,
बट विद अ थर्ड पार्टी बच्चों, विद व्हाट, अ थर्ड पर्सन, ठीक है, एंड नॉट पीडी, द श्योरिटी इज बच्चों नॉट येट डिस्चार्ज्ड, अंडरस्टूड? आगे बढ़े। देन क्रेडिटर्स फोरबेरेंस टू sue does not discharge the surety। देख वो ऊपर वाले 135 में क्या था, अग्री किया कि मैं तुमको sue नहीं करूंगा, वो गलत है ना, प्रॉपरली अग्री किया कि मैं तुमको sue नहीं करेंगे बच्चों, करूंगा बच्चों, वो गलत है। 137 में क्या है, फोरबेरेंस, टाल दिया है, ये अब तक एक्शन नहीं लिया है, अब तक एक्शन नहीं लिया कि बच्चों का पीडी के अगेंस्ट, इसका मतलब यही नहीं है कि श्योरिटी रिलीज हुआ। सो मेयर फोरबेरेंस बाय क्रेडिटर, ओके, टू sue पीडी or to enforce any other remedy does not discharge the surety। पढ़ ले लो, आगे बढ़े क्या, चेक करो एग्जाम्पल 32। B owes to see a debt guaranteed by A। एग्जाम्पल समझा, डेटर कौन है, B, और तुम्हारा श्योरिटी कौन है, A। The debt becomes due, C does not sue only B for 1 year after the debt is due, है ना, A is not yet discharged from the surety ship। पढ़ ले लो, आगे बढ़े हम लोग। D, discharge of surety by creditors act or omission, okay, impairing surety's eventual remedy। impairing, impair मतलब बच्चों अफेक्ट करना, रिड्यूस करना, ओके, श्योरिटीज इवेंचुअल मतलब आगे जाके, कि शायद तुमको कुछ शायद याद रहेगा, पता रहेगा कि अगर मान लो श्योरिटी ने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, श्योरिटी ने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, तो श्योरिटी अब रिकवर करवा सकते बच्चों अमाउंट किससे, पीडी से, याद आ रहा है क्या, श्योरिटी ने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया तो क्रेडिटर तो बाहर हो गया पिक्चर से, उसका तो पैसा आ गया, वो चला गया। नाउ बच्चों श्योरिटी कैन रिकवर फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर, तो श्योरिटी के पास भी बच्चों ताकत है, पावर है, राइट्स है अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। तो इनका यहाँ पे क्या कहना है कि अगर क्रेडिटर ने बच्चों ऐसा कुछ मस्ती किया जिसके वजह से श्योरिटी के कुछ पावर हट रहे हैं, श्योरिटी के कुछ राइट्स या फिर पावर्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, किसकी वजह से बच्चों, क्रेडिटर की वजह से, हाँ या ना, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज। चेक करो, if the creditor does any act which is inconsistent with the rights of surety, है ना, or omission to do any act which is the duty of the creditor to do, and the eventual remedy of surety himself against PD is thereby impaired, the surety is discharged, the surety is discharged। एग्जाम्पल देखिए, चेक करो। A bank granted a loan on the security of the stock in the godown। बात समझी, ये तुम्हारा लाइक क्या बोलते उसको, कौन सा था वो चार्ज, वेरिएबल चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, याद है फ्लोटिंग चार्ज, है ना। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल यहाँ पे, मान लो बैंक ने बच्चों लोन दिया कोई बोरोवर को अगेंस्ट स्टॉक, व्हाट वाज द सिक्योरिटी बच्चों, स्टॉक, ठीक है, यहाँ तक ऑल ऑफ यू ओके, ध्यान देना अभी, ठीक है। तो लोन वाज आल्सो गारंटीड बाय श्योरिटी, मैंने यहाँ पे लिख दिया एस को एज अ श्योरिटी, ठीक है बच्चों। आगे, द गुड्स वर लॉस्ट फ्रॉम द गोडाउन on account of, because of but negligence of the bank officials, the goods were lost, the surety was also then therefore discharged to the extent of reduction of value। कुछ समझा क्या, अब ध्यान दो, इसमें तुमको फटाफट में स्टोरी बोलता हूँ। देखो भाई, बैंक ने लोन दिया अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक, बराबर है, उसके बावजूद उन्होंने बच्चों सिक्योरिटी से भी मतलब गारंटी लिया है, ठीक है। अब इसमें नॉर्मल केस क्या होना चाहिए था कि मान लो बोरोवर का डिमांड किया और बोरोवर ने पेमेंट नहीं किया लोन का, तो बैंक बच्चों फटाफट श्योरिटी से पेमेंट मांगती है और श्योरिटी बच्चों फटाफट पेमेंट करता है बैंक को, बराबर है, तो बैंक पिक्चर से चली जाती थी, यस। एंड इंपॉर्टेंटली जो भी सिक्योरिटी दिया था बच्चों बैंक को, जो भी सिक्योरिटी बच्चों दिया था बैंक को, वो सिक्योरिटी, ओके, जो स्टॉक था ना, स्टॉक यहाँ पे स्टॉक लिखा है ना, उसके बच्चों सिक्योरिटी मतलब चार्ज, राइट जाता बच्चों किसको, श्योरिटी को। कुछ समझ रहे कि नहीं, मैंने जाना उसके बच्चों यहाँ पे वो एक एरो दिखा है, फ्रॉम श्योरिटी टू बैंक, मतलब क्या, श्योरिटी बच्चों विल नाउ रिप्लेस द क्रेडिटर। कुछ समझ रहा है कि नहीं, श्योरिटी बच्चों विल नाउ रिप्लेस द क्रेडिटर, है ना। तो श्योरिटी को बच्चों स्टॉक मिलना चाहिए था एज अ सिक्योरिटी, बट बच्चों स्टॉक ही खो गया,
किसके नेग्लिजेंस की वजह से? क्रेडिटर के नेग्लिजेंस की वजह से। हाँ या ना? तो उसमें हो क्या रहा है, श्योरिटी पूरा पेमेंट करेगा बैंक को और खुद के पास रखेगा थोड़ा सा ही स्टॉक, मतलब कम स्टॉक, तो ये तो गलत हो गया श्योरिटी के लिए, है ना? उसने मान लो 100 रुपए का डेट था, 100 रुपए का डेट और 100 रुपए का स्टॉक था। स्टॉक मतलब तुम्हारा गुड्स इन स्टॉक का कवर था, ठीक है? कवर मतलब चार्ज। बैंक के बच्चों गलती की वजह से मान लो 20 रुपए का स्टॉक खो गया, है ना? और नाउ लोन इज ड्यू, और फिर बैंक बच्चों श्योरिटी से 100 रुपए मांगती है। गेटिंग माय पॉइंट डाउन? तो श्योरिटी बच्चों 100 रुपए नहीं देगा, श्योरिटी कितना देगा बच्चों? 80 रुपए ही देगा। अंडरस्टूड लियो एवरीबॉडी? बिकॉज क्रेडिटर की वजह से श्योरिटी के बच्चों कुछ फ्यूचर राइट्स अफेक्ट हुए हैं। क्या था वो फ्यूचर राइट्स? कि वो जो स्टॉक दिया था बच्चों एज अ चार्ज या फिर राइट, जिसके ऊपर हम लोग लोन लिया था, इसको गिरवी रखा था इन वे, ओके, उसके ऊपर बच्चों श्योरिटी का भी हक था। यस चलिए, आगे बढ़ू मैं? चलेगा ना? आगे देन, बाय इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी की बात कर रहे हैं। गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन इज इनवैलिड। ये बच्चों वर्ड को बहुत अच्छे से बोल्ड हाईलाइट इटैलिक्स कर दो बच्चों प्लीज। इनवैलिड डायरेक्टली, ओके, ना वैलिड ना वॉइडेबल ना वॉइड, डायरेक्टली बच्चों क्या? इनवैलिड। ये लोग पढ़ चुके थे बच्चों स्टार्टिंग में, ओके, कि मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर सप्रेसिंग ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, कंसीलमेंट, फिर से बच्चों क्या? इनवैलिड। क्लियर लिया? तो दोनों किसमें बच्चों तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड। आगे जाओ क्या? और तो उसमें तुम्हारे बच्चों कौन सा एग्जाम्पल था? I'll just quickly give you example, ठीक है? मान लो B was an accountant with A, okay, B was an accountant बच्चों with A, अकाउंटेंट, और B ने कुछ चोरी किया, जो भी था, कुछ पैसे वैसे उसने दिखाए नहीं, कुछ तो किया। तो ए ने बी को बोला कि मेरे को नहीं पता, तेरे को आगे काम करना है तो तू श्योरिटी लेके आ, श्योरिटी। यस क्लियर? अब बच्चों बी के लिए श्योरिटी बन गया सी। समझते? श्योरिटी तो समझता है ना बच्चों, गारंटी। पर ए ने बच्चों सी को नहीं बताया कि बी ने पहले कभी तो कुछ पैसे चुराए थे। तो यहाँ पे बच्चों सी का जो श्योरिटी लिया गया है दैट इज बाय कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। तो सी का बच्चों जो श्योरिटी गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है दैट विल बी इनवैलिड। यस चलिए एवरीबॉडी, इनवैलिड, ठीक है? आगे जाऊं मैं? देन राइट्स ऑफ श्योरिटी, जो तुम्हारा थर्ड वाला पार्टी है, दोनों के साथ जो इन्वॉल्व है, पीडी के साथ भी इन्वॉल्व है और क्रेडिटर के साथ भी इन्वॉल्व है। ओके एवरीबॉडी? राइट्स ऑफ श्योरिटी, ओके, अगेंस्ट पीडी, क्रेडिटर, एज वेल एज को श्योरिटी, श्योरिटी के साथ वाले को श्योरिटीज, है ना? ठीक है एवरीबॉडी? अगेंस्ट पीडी, राइट ऑफ सब्रोगेशन, इंडेनिटी एंड सिक्योरिटी। सब्रोगेशन मतलब बच्चों बेसिकली रिप्लेसमेंट, कि अगर क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया श्योरिटी ने, ओके ध्यान देना, श्योरिटी ने पेमेंट कर दिया किसको बच्चों? क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर आउट ऑफ पिक्चर, है ना बच्चों? क्रेडिटर आउट ऑफ पिक्चर, तो श्योरिटी बच्चों विल रिप्लेस द क्रेडिटर, ओके? तो श्योरिटी बच्चों अपन जनरली यहाँ पे लिखते थे ना क्रेडिटर को, ओके, तो श्योरिटी बच्चों विल रिप्लेस द क्रेडिटर, समझा? और इन अ वे बच्चों, अब श्योरिटी इन अ वे बच्चों श्योरिटी अब बन गया क्रेडिटर, ओके, दैट इज योर सबरोगेशन, ठीक है? इंडेमनिटी वो तो फिर से तुम्हारा डीम्ड ही था, वो डीम्ड कि अगर श्योरिटी ने पेमेंट किया क्रेडिटर को तो डेटर ने पेमेंट कंपेंसेट इंडेमनीफाई करना चाहिए बच्चों श्योरिटी को। यस क्लियर एवरीबॉडी? एंड तीसरा राइट टू सिक्योरिटी, ये तुम्हारा हो गया बच्चों। राइट टू सिक्योरिटी तुम्हारा आएगा क्रेडिटर का, अगेंस्ट द क्रेडिटर, सेट ऑफ एंड शेयर रिडक्शन करेंगे अपन, ठीक है एवरीबॉडी? चलो, सबोगेशन मतलब क्या? So, where guaranteed debt has become due or default of PD to perform a guaranteed duty has taken place, the surety upon payment or performance of all that is he is liable for is invested, उसको मिलेगा all the rights जो क्रेडिटर के पास थे against the PD, ओके, जो भी राइट्स क्रेडिटर के पास थे अगेंस्ट द पीडी, वो सब राइट्स बच्चों श्योरिटी को मिलेंगे अगेंस्ट द पीडी प्रिंसिपल डेटा। ओके एवरीबॉडी? इन अ सिंपल लैंग्वेज,
श्योरिटी steps into the shoes of creditor. Okay everybody, surety steps into the shoes of creditor. आगे बढ़े. implied promise to indemnify surety, सिंपल है बच्चा, तुमको समझ जाता है कि यहाँ पे पीडी ने बच्चों पेमेंट करना चाहिए किसको, श्योरिटी को, है ना. इन एवरी काउंटर ऑफ गारंटी देयर इज implied promise है बच्चों by PD to the surety to indemnify, है ना. The surety has a right to recover from PD whatever sum, बच्चों इसको हाईलाइट करो, अंडरलाइन, whatever sum he has rightfully paid, very important, under the guarantee, but not sums he has paid wrongfully. ध्यान देना कौन किसको पेमेंट कर रहा है. अभी ध्यान दो, आई होप तुमको ये एग्जांपल अपना हमेशा याद रहेगा. यहाँ पे क्रेडिटर, यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर और यहाँ पे श्योरिटी. ठीक है ना बच्चों. अब मान लेना अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि श्योरिटी ने क्रेडिटर को पेमेंट किया, श्योरिटी ने क्रेडिटर को पेमेंट किया, तो देयर इज इंडेमनिटी बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी, है ना. प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी. इंडेमनिटी मतलब क्या, प्रिंसिपल डेटर बच्चों पेमेंट करेगा श्योरिटी को, पर वो कौन सी पेमेंट्स करेगा बच्चों श्योरिटी को, जो पेमेंट श्योरिटी ने क्रेडिटर को लीगली पे किए थे, या फिर जो लीगली लायबल था वो पेमेंट किए थे. ओके फाइनली, मतलब श्योरिटी ने कुछ एक्स्ट्रा पैसा गलती से दे दिया, श्योरिटी ने कुछ गलत अमाउंट ज्यादा एक्स्ट्रा दे दिया क्रेडिटर को. ओके एवरीबॉडी, उसके लिए पीडी जिम्मेदार नहीं. पीडी ने बोला तुम्हारी गलती के लिए मैं कैसे का जिम्मेदार. प्रिंसिपल डेटर ने क्या बोला, तुम्हारी गलती के लिए मैं कैसे का जिम्मेदार. आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी. अरे बोलो हाँ, क्लियर. जाओ मैं आगे बच्चों, ठीक है ना. तो ये याद रखो प्लीज, राइटफुली पेड. तो ये दोनों एग्जांपल जो, आई थिंक 2 एग्जांपल, हाँ ठीक है. इसको एक बार चलो ठीक है तुम्हारे लिए मैं पढ़ लेता हूँ फटाफट. बी इज इंडेटेड टू सी, ठीक है वही एग्जांपल है. ए श्योरिटी ऑफ द डेट, सी डिमांड्स पेमेंट फ्रॉम ए श्योरिटी एंड ऑन हिज रिफ्यूजल sues him for the amount. बाप रे, बराबर है. ए डिफेंड्स द सूट हैविंग रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ डूइंग सो. हैविंग रीजनेबल ग्राउंड्स मतलब क्या बच्चों, उसके पास कुछ रीजंस थे, मतलब प्रॉपर रीजंस थे, बट इज फोर्स्ड टू पे द अमाउंट ऑफ डेट अलॉन्ग विद कॉस्ट, मतलब ऊपर का खर्चा पानी जो भी लीगल कॉस्ट लगा है कोर्ट में. अब ये श्योरिटी कैन रिकवर फ्रॉम बी द अमाउंट पेड बाय हिम फॉर कॉस्ट्स अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल डेट. मतलब क्या, श्योरिटी ने पेमेंट किया क्रेडिटर को कोर्ट के कहने पर, यस, पर मैटर कोर्ट में बच्चों गया बिकॉज श्योरिटी स्टार्टिंग में अग्री नहीं कर रहा था और उसके बाद कुछ रीजंस थे अग्री करने के, मतलब लीगल रीजंस थे, मतलब मान लो वहां पे डिस्प्यूट था प्रॉपरली, समझा, इसलिए मैटर कोर्ट में गया. अब कोर्ट ने बोला, वो मैटर सॉल्व किया, तब जाके श्योरिटी ने पेमेंट किया डेट का, तो प्लस उसके ऊपर का जो भी थोड़ा सा खर्चा लगाया कोर्ट ने उसको बोला कि नहीं तू एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा सी को फॉर जो भी कोर्ट का खर्चा पानी. अब ये श्योरिटी बच्चों कैन रिकवर फ्रॉम डेटर नॉट जस्ट द प्रिंसिपल डेट बट जो भी कॉस्ट लगाया था कोर्ट ने, खर्चा कोर्ट का खर्चा पानी. यस टिल हियर, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा खर्चा है डेटर को, बट ये राइटफुली मतलब लीगली खर्चा हुआ है फ्रॉम श्योरिटी. अंडरस्टूड टिल हियर. आगे बढ़े हम लोग, ऑल ऑफ यू. और एक एग्जांपल, B is indebted to C and A surety. Upon default, C sues A. वही चीज. A defends the suit on reasonable ground, but is forced to pay the amount. वही एग्जांपल है. A is entitled to recover from B cost as well as principal. वही उन्होंने एग्जांपल रिपीट कर दिया है, ठीक है. हाँ, पर उन्होंने आगे बोला है अगर A के पास वो जो श्योरिटी है ना, उसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं होते थे डिफेंड करने के, ओके, then A would still be able to recover principal debt बच्चों from B, है ना. surety can recover only the principal debt from B but not any other cost, है ना. और उसने बच्चों फुकट का खर्चा किया था कोर्ट में, फुकट का, जस्ट मैटर एक्सटेंड करने के लिए बच्चों उसने कोर्ट का केस लड़ा था, तो वो फिर ऊपर का खर्चा ही कैन नॉट रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर. क्यों, बिकॉज कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस नहीं थे. ओके, ये बात समझी क्या. इसके ऊपर से बच्चों तुम्हारे पास मतलब चेंज हो रहा है आंसर में. क्लियर, रीजनेबल ग्राउंड्स है डिफेंड करने के केस को, तो कोर्ट का खर्चा पानी भी रिकवर करवा सकते हैं प्रिंसिपल डेटर से. अगर वो नहीं है तुम्हारे पास रीजनेबल ग्राउंड्स, तो वो वाला खर्चा वी कैन नॉट रिकवर फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर. ठीक है, आगे बढ़ो बच्चों में.
ये भी एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल 39 भी आता है बच्चों, चेक करो। ए गारंटीज टू सी, ए बच्चों गारंटीज टू सी तो द एक्सटेंट ऑफ ₹2 lakhs पेमेंट फॉर राइस टू बी सप्लाइड बाय सी टू बी। सी बच्चों बी को राइस बेचेगा और 2 लाख तक के अमाउंट का जो भी है गारंटी लेके रखा है ए ने, ठीक है। सी सप्लाइज टू बी राइस बट ऑफ अमाउंट लेस देन ₹2 lakh, ओके, बट ऑब्टेन्स फ्रॉम ए फुल अमाउंट ऑफ ₹2 lakhs। इसने बच्चों झोल कर दिया इधर, झोल बच्चों किसने किया, क्रेडिटर ने बच्चों यहाँ पे झोल कर दिया, हाँ या ना, और उससे ज्यादा पैसे रिकवर कर रहा है बच्चों फ्रॉम श्योरिटी। यस, तो इसमें गलती बच्चों श्योरिटी की है, प्रिंसिपल डेटर की है क्या, नहीं। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट किया है किसने, श्योरिटी ने, उसके लिए प्रिंसिपल डेटर जिम्मेदार नहीं, ओके। ठीक है ना, यस चलियो। देन राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर दो इसको, मैंने तो 3 स्टार दे दी बच्चों, ठीक है। मतलब मैं आई थिंक मतलब एक पिछला एग्जांपल उसके ऊपर ही था, मैंने वही कहा कि अगर क्रेडिटर के पास डेटर की कुछ सिक्योरिटी है, ओके, तो वो सिक्योरिटी बच्चों क्रेडिटर ने जाने नहीं देनी चाहिए। कुछ बात समझी क्या, क्रेडिटर के पास अगर डेटर का कुछ चीज असेट्स है एज अ सिक्योरिटी, तो क्रेडिटर ने बच्चों असेट्स जाने नहीं देने चाहिए। क्यों, बिकॉज वही सिक्योरिटी बच्चों किसके काम में आने वाली है, श्योरिटी के काम में आने वाली है। बात समझी बच्चों, है ना। और अगर जाने दी तो, अगर क्रेडिटर ने बच्चों जाने दी तो उतना जिसका जो भी वैल्यू था उतने वैल्यू से के लिए बच्चे श्योरिटी इज डिस्चार्ज। क्लियर ना अक्षता, क्लियर, ठीक है। पहले लॉ पढ़ लेते बच्चों 141, रेडी। A surety is entitled to the benefit of every security which the creditor has against the PD at the time when the contract of suretyship is entered into। मतलब श्योरिटी बच्चे जब पिक्चर में आया, श्योरिटी बच्चे जब पिक्चर में आया, उस मोमेंट पे, उस मौके पे अगर क्रेडिटर के पास कुछ सिक्योरिटी है डेटर का, तो बच्चों पर उसके ऊपर हक आ जाता है किसका, श्योरिटी का। पर अगर मान लो, अगर आई एम गिविंग रिपीटिंग द एग्जांपल, अगर मान लो श्योरिटी पिक्चर में आया, उसने अपना गारंटी दिया, उसके बाद बच्चों अगर क्रेडिटर ने कुछ असेट्स लिए एज सिक्योरिटी फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर, उसके और बच्चों श्योरिटी का हक नहीं आता है। ओके, सो व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहाँ पे बच्चों, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप, श्योरिटीशिप मतलब गारंटी। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आते वक्त अगर उस वक्त क्रेडिटर के पास ऑलरेडी कुछ है असेट्स ऑफ पीडी, तो अपने आप उसके ऊपर जो हक क्रिएट होगा किसका, श्योरिटी का भी, ओके। सो creditor has against the principal debtor at the time of when the contract of suretyship is entered into, whether the surety knows of such security or not, है ना, whether the surety knows about the existence of such security or not, okay everybody, पर इसको पता है या नहीं पता है। And if the creditor loses or without the consent of surety parts away, gives away such security, the surety is discharged to the extent of value, important फिर से, discharged to the extent of value of the security। yes चलिए everybody, वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। कुछ समझा कि नहीं समझा, कुछ डाउट नहीं आ रहा तुमको, क्लियर है यहां तक एवरीबॉडी। इसमें तुम्हारे बच्चों बार बार वो मॉर्गेज वाला एग्जांपल है, फिर वो फर्नीचर वाला एग्जांपल आता है, फर्नीचर वाला, ओके एवरीबॉडी, अरे हाँ या ना। एग्जांपल 42 देखो बच्चों, एग्जांपल 42, रेडी। A as a surety for B, okay, makes a bond jointly with B to C to secure a loan from C to B। अरे भाई ए तुम्हारा श्योरिटी है, बी बोरोवर है और सी लेंडर है, ठीक है, और ए ने बच्चों बी के लिए गारंटी दिया है, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स सी ऑब्टेन्स फ्रॉम बी, तुम्हारा डेटर, ऑफ फर्दर सिक्योरिटी फॉर द सेम डेट, है ना। कुछ समझा कि नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बच्चों गारंटी शुरू होने के बाद सी ने
और कुछ नया सिक्योरिटी लिया है फ्रॉम बी सिक्योरिटी। सब्सिक्वेंटली सी गिव्स अप द फर्दर सिक्योरिटी। ए इज नॉट डिस्चार्ज बच्चों। व्हाई इज ए नॉट डिस्चार्ज? क्योंकि बच्चों क्या बोलते हैं वो सिक्योरिटी कब लिया गया था? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट गारंटी शुरू होने के बाद लिया था, जिसके ऊपर बच्चों श्योरिटी का कोई हक नहीं बनता है। क्लियर लिया? समझा ना? चलो एक पेज रहेगा इसका थ्योरी का। राइट टू सेट ऑफ। मस्त है एग्जांपल ये, अच्छा है, ठीक है। राइट टू सेट ऑफ चलेगा। ध्यान देना, आई गिव जस्ट गिव एग्जांपल, ठीक है बच्चों। राइट टू सेट ऑफ क्या है स्टोरी? अब आई होप तुमको ट्रायंगल दिमाग में बैठ गया। इधर क्रेडिटर तुम्हारा, इधर डेटर, और ऊपर श्योरिटी, चलेगा? ये तुम्हारा श्योरिटी। ओके, अब तुम्हारे समझ कुछ कुछ एग्जांपल ध्यान ये आएंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान देना। आई जस्ट गिव एग्जांपल। मान लो बच्चों एग्जांपल के लिए, बी ने कुछ सामान बेचा सी को 1000 रुपए का। बी ने कुछ सामान बेचा सी को 1000 रुपए का, तो डेटर कौन है? डेटर बच्चों, डेटर तुम्हारा सी। यस और नो? ठीक है, इज ओके और नो? एंड और एक उसके बाद और एक ट्रांजेक्शन हुआ। सी ने भी बच्चों कुछ सामान बेचा बी को। सी ने भी बच्चों कुछ सामान बेचा बी को 3000 रुपए का। ओके एवरीबॉडी? अब बच्चों तुम्हारा डेटर कौन है? बी। हाँ या ना? एंड सी इज योर क्रेडिटर। समझा कि नहीं समझा? मतलब दो ही पार्टीज है और दोनों ने एक दूसरे को माल बेचा है, वॉट एवर दैट उनका ट्रांजेक्शन रहेगा, ठीक है बच्चों। इसमें नेट इफेक्ट क्या है? कौन किसको पेमेंट करेगा? बताओ फटाफट। इसने बी ने सी को कुछ गुड्स बेचा, सी ने बी को कुछ सर्विस बेचा, कौन किसको पेमेंट करना पड़ेगा? हु इज लायबल टू हु? बच्चों बी पेमेंट करेगा सी को, आया ना? बी पेमेंट करेगा सी को 2000 रुपए का, बात समझी? बी पेमेंट बच्चों करेगा सी को 2000 रुपए का। आई होप इतना तो क्लियर है, एग्जाम्पल सिंपल। तो लेट मी जस्ट गिव यू सिंपल एग्जांपल, मतलब एग्जांपल ही चल रहा है। मान लो ट्रांजैक्शन नंबर 2 पर, है ना, ट्रांजैक्शन नंबर 2 पर हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी लगाया। मतलब क्या? ट्रांजैक्शन नंबर 2 के लिए हम एक श्योरिटी पकड़ के लेके आते हैं। किसको पकड़, किसके किसके लिए बच्चों लेके आए हम लोग? बी के लिए। कुछ समझा कि नहीं समझा? मान लो लेट अस पुट इनटू पिक्चर ए को पिक्चर में लाते हैं एंड ए श्योरिटी बच्चों किसके लिए? बी के लिए। यस क्लियर? और वो कौन सा, वो कितने का बच्चों ट्रांजेक्शन था? 3000 रुपए का ट्रांजेक्शन था, समझ रहे हो कि नहीं? 3000 रुपए का ट्रांजेक्शन, अंडरस्टूड लिया? ओके, 3000 रुपए का ना सेकंड ट्रांजेक्शन, एंड ए इज द श्योरिटी। अब बच्चों मान लो फॉर एग्जाम्पल अपन ने बोला ना कि बी ने वो 3000 रुपए नहीं दिए, ओके, सेकंड ट्रांजेक्शन के हिसाब से बी ने बच्चों कुछ पेमेंट नहीं किया सी को। यस लिया? इन दैट केस श्योरिटी बच्चों पूरे 3000 रुपए नहीं देगा। श्योरिटी भी बच्चों पूरे 3000 रुपए नहीं देगा क्रेडिटर को। क्यों? बिकॉज क्रेडिटर इज ऑल्सो लाइबल टू पे टू डेटर ट्रांजेक्शन नंबर 1 के लिए। हाँ है ना? कुछ समझ रहा कि नहीं? वो जो सी की भी जिम्मेदारी थी ना पेमेंट करना 1000 रुपए की, वो समझा बच्चों? तो श्योरिटी बच्चों क्या कर लेगा? सेट ऑफ कर लेगा। श्योरिटी क्रेडिटर को क्या बोलेगा? श्योरिटी बच्चों क्रेडिटर को क्या बोलेगा? भाई तू भी तो उसको पेमेंट देना बनता था, तू भी तो उसको कुछ पेमेंट देना बन रहा था 1000 रुपए का, फिर तो तू पूरा 3000 रुपए कैसे मांग रहा है? यस क्लियर? तुझको फिर नेट इफेक्टिव 2000 मिलने वाले थे, तो मैं भी तुझको 2000 ही दूंगा, इवन इफ हमारा कॉन्ट्रैक्ट 3000 का था तो भी। मतलब यहाँ पे बच्चों श्योरिटी सेट ऑफ कर लेगा जो भी ट्रांजेक्शन थे बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर। यस क्लियर ऑल ऑफ यू? समझा ना? एवरीवन ओके दियो? वही चीज है, दैट इज राइट ऑफ सेट ऑफ, राइट टू सेट ऑफ, ठीक है। राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज। को श्योरिटीज बच्चों लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। को श्योरिटी समझा ना? मोर देन वन श्योरिटी, मोर देन वन श्योरिटी, दैट इज ऑल को श्योरिटीज। तो बच्चों ये जो भी लोग हैं अभी, जितने भी लोग इन्वॉल्व है, वो सब तुम्हारे डेटर के लिए गारंटी दे रहे हैं। हाँ या ना? नाउ इट कैन बी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस। हाँ या ना? एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो बच्चों ध्यान देना, अगर कुछ क्या बोलते हैं
अग्रीमेंट ही नहीं है कुछ ए बी सी और ए बी और सी के बीच में कुछ, मतलब मान लो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, पर डी ने बच्चों अलग अलग लोगों को पकड़ के आया, डी यहाँ पे क्रेडिटर ने बच्चों अलग अलग लोगों को पकड़ के लेके आया, या फिर डेटर ने बच्चों 2-3 को शेयरिटीज को पकड़ के लेके आया है डेटर ने, ई मतलब यहाँ पे अपने एग्जांपल में, समझ रहे हो एवरीबॉडी? तो इन दैट केस इवन इफ को शेयरिटीज डू नॉट नो ईच अदर, वो एक दूसरे को नहीं जानते, तो भी फिर क्या हो जाएगा, और कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा उनके बीच में, देन बच्चों दे सब लोग जिम्मेदार रहेंगे इक्वली। कितने बच्चों जिम्मेदार रहेंगे वो इक्वली, समझा? सो इक्वालिटी ऑफ बर्डन, कि सब जिम्मेदार इक्वली, इक्वालिटी ऑफ बर्डन इज द बेसिस ऑफ को-शेयरिटीशिप। यस चलिए एवरीबॉडी। सो वेदर विद और विदाउट नॉलेज ऑफ ईच अदर, क्योंकि पता है या नहीं पता कि सबके बीच में क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स करा के रखे हैं क्रेडिटर ने या फिर प्रिंसिपल डेटर ने, ओके, दे आर लाइबल as between themselves to pay each an equal share of the whole debt or the part of the part of the debt that remains unpaid। ठीक है, सिंपल एवरीबॉडी। एग्जाम्पल 43 में क्या बोला, अगर मान लो टोटल 3 लाख रुपए का डेट था, ओके, एग्जाम्पल 43 का शॉर्ट में बता रहा हूँ, टोटल अगर 3 लाख रुपए का डेट था और 3 तुम्हारे को श्योरिटीज है ना, एबीसी, यस क्लियर, और अगर बच्चे प्रिंसिपल डेटर ने कुछ पेमेंट नहीं किया तो तीनों बच्चे 1-1 लाख रुपए के लिए जिम्मेदार रहेंगे। यस क्लियर, आगे बढ़ू। एग्जाम्पल 44 चेक करो, 1 लाख रुपए का डेट है, 3 को श्योरिटीज है एबीसी, एग्जाम्पल 44 में, ओके, पर आगे क्या बोला, ए इज रिस्पॉन्सिबल टू द एक्सटेंड ऑफ 1/4, 1/4 मतलब 1/4, बी ने भी लिया बच्चों 1/4 और सी ने लिया 1/2, ओके एवरीबॉडी। और अगर बच्चों मानो पूरा 1 लाख रुपए पेंडिंग है तो ए कितना जिम्मेदार, 1/4 25,000, बी भी बच्चों जिम्मेदार 25,000 और सी बच्चों जिम्मेदार 50,000, क्योंकि वहां पे अग्रीमेंट हुआ उनके बीच में कि कौन कितने के लिए जिम्मेदार है। अंडरस्टूड? या बच्चों उन्होंने लिया है एज अ परसेंटेज, उन्होंने कुछ अमाउंट लिखा है क्या, इन्होंने बोला 1/4 1/2 वगैरह, तो दे हैव टेकन इट एज अ परसेंटेज। क्लियर ऑल ऑफ यू? अरे हाँ, देन लायबिलिटी ऑफ को-शेयरिटीज इज बाउंड इन डिफरेंट सम्स, अगर यहाँ पे बच्चों अमाउंट लिखी है तो बात अलग होती है, ओके एवरीबॉडी। तो उसमें क्या देख रखा है, अमाउंट, तो तुमको शायद ये पता रहेगा ना, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, क्या कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो बच्चों गारंटी में क्या होता है फिर, कि कुछ ना कुछ अमाउंट तुमने फिक्स बोला कि हाँ भाई इतने अमाउंट के लिए मैं जिम्मेदार, यस ऑल ऑफ यू। तो सेम थिंग, कोच ने बोला भाई इतने अमाउंट तक के लिए मैं जिम्मेदार, ओके। तो उसमें अच्छे एग्जाम्पल्स क्या बनेंगे, ध्यान देना, अगर उन्होंने अपने अपने अलग अलग अमाउंट लेके रखा है, सो दे आर बाउंड इन डिफरेंट सम्स आर लायबल टू पे इक्वली as far as the limits of their respective limits apply, ओके। अच्छा, इसमें अच्छा एग्जांपल बच्चों ध्यान देना, इनको थोड़ा सा बाउंसर जा सकता है, इधर गया, रेडी, एग्जाम्पल 45, एबीसी एज श्योरिटीज फॉर डी, है ना, एंटर इनटू 3 सेपरेट सेपरेट बॉन्ड्स डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट के लिए, ए ने बच्चों जिम्मेदारी ली 1 लाख तक, बी ने बच्चों जिम्मेदारी ली 2 लाख तक, और सी ने ली बच्चों 4 लाख तक, टोटल कितना होगा 6 लाख ना, 7 लाख, ए 1 लाख, बी 2 लाख और सी ने 4 लाख तक की जिम्मेदारी ली है, एंड ओके एवरीबॉडी। अब यहाँ पे डी मेक्स अ डिफॉल्ट ऑफ 3 लाख रुपीज, ओके, जो भी है तुम्हारा बोरोवर प्रिंसिपल डेटर, उसे 3 लाख का बच्चों क्या किया है, आउटस्टैंडिंग रख दिया, अमाउंट ड्यू रख दिया, है ना। तो सबसे हमेशा याद रखना, जितना भी ड्यू है उसका तो पहले सबसे सबके अंदर अपने लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। अब कितने लोग को-शेयरिटीज से बच्चों, 3 लोग एबीसी, तो 3 लाख का बच्चों क्या होगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, बट हियर यू टू चेक वेदर 1 लाख जो है ये अमाउंट कवर होता है कि नहीं अपने अपने लिमिट्स के अंदर,
मतलब ए का लिमिट कितना था 1 लाख, बी का 2 लाख और सी का 4 लाख। तो यस, इवन ए के लिए बच्चों उनके खुद के लिमिट्स के अंदर है। तो इन दिस केस क्या होगा, इन दिस केस बच्चों क्या होगा, चेक करो। लिमिट्स उनके 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख थे, और जो भी डिफॉल्ट हुआ है स्टार्टिंग में तीनों में डिवाइड होगा इक्वली, और वो पे ऑफ हो गया। बात समझिए बच्चों। तो पहले उसको इक्वली डिवाइड करो और फिर लिमिट के हिसाब से देखो, लिमिट्स के अंदर रखो। अगर लिमिट के बाहर जा रहा है तो उसके एग्जाम अगला वाला एग्जाम्पल हम करेंगे। ओके एवरीबॉडी, आगे बढ़ू क्या मैं, चलेगा ना। एग्जाम्पल 46, वही एग्जाम्पल, एबीसी 3 को-श्योरिटीज है। ए बच्चों 1 लाख के लिए जिम्मेदार, बी 2 लाख और सी 4 लाख, है ना, 1 2 4। यस क्लियर। कंडीशन फॉर डीज ड्यूली अकाउंटिंग जो भी है। डी ने बच्चों डिफॉल्ट किया 4 लाख का, डी ने बच्चों डिफॉल्ट किया 4 लाख का। अब ध्यान देना 4 लाख, ठीक है। तो फिर से वही चीज, एबीसी 3 लोग थे, उनके लिमिट्स 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, है ना बच्चों, ठीक है ना। अब मैंने लिखा डिफॉल्ट 4 लाख का है। सबसे पहले 4 लाख तुम लोग करोगे डिवाइड बिटवीन ऑल थ्री ऑफ देम, तो आता है 1,33,333.33 वगैरह। यस क्लियर एवरीबॉडी, मैंने बस शॉर्ट में रखा उसको फिलहाल तो। यस, तो वो बी और सी को कोई टेंशन नहीं, बस बच्चे अमाउंट जा रहा है ए के लिमिट के बाहर। ए कितना पे करेगा, ओनली 1 लाख। यस क्लियर, ए कितना बच्चों पेमेंट करेगा, ओनली 1 लाख। यस क्लियर। तो ए को जो अपन बोल रहे हैं एक्स्ट्रा 33,333 जो रहेगा 0.33 मतलब मान लो, यस, वो फिर से इक्वली डिवाइड होगा बिटवीन रिमेनिंग को-श्योरिटीज। बात समझी क्या। जो 0.33 एक्स्ट्रा बच गया है ए का, वो बाकी के को-श्योरिटीज के बीच में बच्चों डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इक्वली इक्वली। अब बी कितने के लिए बच्चों जिम्मेदार, 1.33 प्लस 0.167, सेम विथ सी, हाँ है ना। तो बी जिम्मेदार 1.5 के लिए, सी जिम्मेदार 1.5 के लिए, 1.5 1.5, और ए ने कितना खुद कितना पे किया 1। सो दैट इज हाउ टोटल डिफॉल्ट 4 एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। हाँ, तुम्हारे बच्चों टोटल पेमेंट ऑफ 4 होगा। क्लियर क्लियर। सिंपल, ऑल ऑफ यू ठीक है। अब क्या बच गया था इनका, वही एग्जाम्पल 47 भी देख लेते हैं। ए 1 लाख, बी 2 लाख, सी 4 लाख, ठीक है। कंडीशन फॉर डिफॉल्ट, डी मेक्स डिफॉल्ट ऑफ 7 लाख टोटल। यस क्लियर। एंड एबीसी हैव टू पे ईच द फुल पेनल्टी ऑफ हिज बॉन्ड। ओके, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख ना, पूरा अमाउंट बच्चों डिफॉल्ट है। तो तुम्हारा स्टोरी फिर से आगे क्या कंटिन्यू होगा, तुम 7 लाख डिवाइड बाय 3 करोगे, हाँ है ना। अकॉर्डिंगली फिर उसका क्या हो जाएगा, आई विल नॉट कंटिन्यू यहाँ पे, मैंने लिख ही दिया वैसे उसका। अब ए के लिए बच्चों कितना एक्स्ट्रा दिख रहा है 1.33, वो पहले डिवाइड होगा बच्चों बिटवीन बी एंड सी। क्लियर क्लियर एवरीबॉडी। अब बी के लिए अपन ने कितना बोला, समझ रहा है ना। 0.67 था क्या जो भी था, हाँ 2.33 था ना। सो 2.33 माइनस 1, 1.33, 1.33 एक्स्ट्रा ए का डिवाइड कर दिया बिटवीन बी एंड सी, 0.67 0.67। अब बी का कितना आ गया बच्चों 3 लाख आया, 2.33 प्लस 0.67, 3 लाख, है ना बी का बच्चों। यस चलिए, अगर मैं लिखूं यहाँ पे 3 लाख, यहाँ पे मैंने 3 लाख लिखा नीचे, ठीक है। बट बच्चों बी कितने के जिम्मेदार, ओनली 2 लाख, तो बी का एक्स्ट्रा कितना 1 लाख। दैट 1 लाख बच्चों किसको शिफ्ट कराएंगे हम, सी पर शिफ्ट कराएंगे। समझा कि नहीं समझा। सो अल्टीमेटली कौन कितना पे कर रहा है, अल्टीमेटली हर कोई 7 लाख अमाउंट है ना, अपने अपने लिमिट तक का फुल पेमेंट कर रहा है, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख। अब बोलो समझा कि नहीं, ऑल ऑफ यू ठीक है ना। गुड, चलो कुछ क्वेश्चन पढ़े। व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़ लेना। ऑल डैमेज, बार बार तुमको मैं हाईलाइट करके दिया, ऑल डैमेजेस, ऑल कॉस्ट्स, ऑल सम्स, है ना। डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी एंड स्टेट कंडीशंस व्हेन गारंटी इज इनवैलिड। इंपॉर्टेंट, गारंटी बच्चों इनवैलिड कब होती है, जब श्योरिटी का लिया गया है सिक्योरिटीशिप बिकॉज ऑफ व्हाट, मटेरियल कंसीलमेंट या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन, है ना बच्चों, याद आना कि नहीं। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों, प्लीज पढ़ लो इसको। मिसरिप्रेजेंटेशन बच्चों या फिर मटेरियल सर्कमस्टेंस के बारे में साइलेंस था, है ना। अगला क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, मतलब केस स्टडी बेस्ड। एम एडवांसेस टू एन, एडवांस मतलब क्या, लोन दिया ना,
₹5,000 ऑन गारंटी ऑफ P। यस क्लियर? अपन हमेशा ड्रॉ करते बच्चों ट्रायंगल। M ने लोन दिया N को ऑन द गारंटी ऑफ P, ₹5,000 का। द लोन कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। Subsequently, N becomes financially embarrassed. Financially embarrassed मतलब insolvent. On N's request, M reduces the interest to 6% per annum and does not sue N for 1 year. After the loan becomes due, N becomes insolvent. अच्छा, पहले फाइनेंशियल एम्बेरस मतलब बच्चों फुल्ली इंसॉल्वेंट नहीं था वो, उसको क्या बोलते खराबी चल रही थी लोन के हिसाब से, उसका फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा नहीं था, और बाद में बच्चों पूरी तरह इंसॉल्वेंट बन चुका है। कैन एम sue P? 133, कुछ हार्डली 2 लाइन में उन्होंने आंसर उड़ा दिया, चेक करो। वेरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीडी एंड क्रेडिटर without surety's consent discharges the surety in respect of all transactions taking place after the variance. Okay, everybody? So M cannot sue P because surety is discharged from liability when, without his consent, the creditor makes any change in the contracts of his contract with the principal data. ठीक है everybody? आगे बढ़े। Mr. X is employed as a cashier on a monthly salary of ₹12,000 by ABC Bank for a period of 3 years. Y gave surety for X's good conduct. After 9 months, the financial position of the bank deteriorates. Then X agrees, X ना, हाँ वही जो accountant है ना, cashier, to accept a lower salary of ₹10,500 per month from the bank. 2 months later, it was found that X has misappropriated the cash. Since the time of his appointment, स्टार्टिंग से बच्चों ने बहुत सारे पैसे उड़ाए है, डुबाए है, whatever. What is the liability of Y? बच्चों Y जिम्मेदार है या नहीं? Y जिम्मेदार है अप टू द डेट ऑफ चेंज ऑफ सैलरी, है ना। मतलब क्या? वेरिएंस ऑफ उनका कॉन्ट्रैक्ट, उनका बच्चों वेरिएंस होने के पहले तक के लिए श्योरिटी पूरी तरह से जिम्मेदार है। वेरिएंस के बाद जो भी हुआ है उसके लिए बच्चों श्योरिटी जिम्मेदार नहीं है। यस ऑल ऑफ यू? करेक्ट नो ऑल ऑफ यू? सो वाई इज लायबल बच्चों, पहले जो भी स्टार्टिंग के 9 मंथ्स थे, उसके बाद जब चेंज हुआ है उसके लिए फिर वो जिम्मेदार नहीं है। ओके, बट नॉट आफ्टर द रिडक्शन ऑफ सैलरी, ठीक है। A contracts with B for a fixed price to consider a house for B within stipulated time. Same example अपन ने किया बच्चों, और B was supposed to supply some necessary material for construction. C guarantees the performance, B does not supply. या फिर तुम्हारा कौन सा केस है बच्चों? कौन सा केस है तुम्हारा ये? कि बाय एक्ट और कैसे ओमिशन ऑफ क्रेडिटर, उसके वजह से तुम्हारा प्रिंसिपल डेटर रिलीज हो रहा है ना। बिकॉज बच्चों क्रेडिटर ने खुद वो देने वाला था मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए, पर नहीं दिया। अब उसने नहीं दिया तो बच्चों डेटर रिलीज, अब डेटर रिलीज तो बच्चों डेटर रिलीज है तो इवन श्योरिटी इज रिलीज्ड। ओके, प्रिंसिपल डेटर इज डिस्चार्ज बाय एक्ट और ओमिशन ऑफ द क्रेडिटर, जिसका लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या है कि प्रिंसिपल डेटर इज डिस्चार्ज। अंडरस्टूड? आगे बढ़े। D was in urgent need of money amounting to ₹5 lakhs. He asked K for money. K lent the money on sureties of A, B and N without any contract between them. चलता है, कोई दिक्कत नहीं। D makes default in payment. B refused to contribute. Examine whether B can escape liability. नहीं, A, B and N are बच्चों equally liable. हाँ या ना बच्चों? Even if they did not know each other, या फिर उनको पता है या नहीं पता कि और को श्योरिटीज है, तो भी वो बच्चों लायबल रहेंगे इक्वली। जस्ट लिया? सॉरी, आगे बढ़े। ये सेम एग्जांपल है, ये सेम एग्जांपल है। I found this on the web for is Malare. कुछ भी बोल रही है सीरी भी पागल। सेम एग्जांपल तुम्हारा है, कौन सा वाला? कि वो कैशियर को काम पे लगाया उसने, कुछ फिर उसको सैलरी कम करवाया बीच में ही,
और उसके बाद कुछ फ्रॉड पता चला, ठीक है, सैलरी चेंज होने के बाद, ओके, आफ्टर 6 months, ओके, अग्री टू लोअर सैलरी। सो ओके, आंसर क्या है इसका? उसका सैलरी बदलने के पहले के लिए जो भी हुआ उसके लिए श्योरिटी जिम्मेदार है, उसके आगे लिए श्योरिटी जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, रेडी? ए अग्रीज टू सेल गुड्स टू बी ऑन द गारंटी ऑफ सी, तो सी तुम्हारा श्योरिटी है, हाँ है बच्चों, क्लियर है? फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स इन डिफॉल्ट ऑफ बी, बी तुम्हारा बोरोवर है, बोरोवर या फिर बायर, डेटर। Is the agreement of guarantee valid in each of the following cases? अलग अलग केस। इफ ए इज माइनर, ए तुम्हारा क्या बच्चों? क्रेडिटर, हाँ या ना? इनवैलिड। इफ बी इज माइनर, चलता है, ओके, एंड सी इज माइनर, इनवैलिड। ओके एवरीबॉडी, मैंने तो इनवैलिड लिखते हैं, वो वॉइड चलेगा ना? ओके एवरीबॉडी, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल भी किया इनको कि क्रेडिटर एंड श्योरिटी बच्चों ये तुम्हारे मेजर होने चाहिए। प्रिंसिपल डेटर माइनर हुआ तो भी चलेगा, यस। ओके एवरीबॉडी, प्रिंसिपल डेटर माइनर रहा तो भी चलेगा, ओके। S asks R to beat T and promises to indemnify R against the consequences. R beats T and is fined 50,000. Can R claim from S? No, ये तुम्हारे lawful object नहीं है, okay? Yes, चलिए, टाइम पास क्वेश्चन था ये, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं इंटर में, छोड़ दो। मनोज गारंटीज फॉर रंजन, मनोज बच्चों गारंटीज फॉर रंजन, a retail textile merchant for an amount of 1,10,000, 1 lakh, for which Sharma, the supplier, may from time to time supply goods on credit basis to Ranjan during the next 3 months. Which kind of guarantee is this? कुछ याद आ रहा है? Sharma is the seller ना, Ranjan is buyer and Manoj is the surety. ये तुम्हारा बच्चों कौन सा कैसे समझ रहा है? Continuing guarantee, correct. Continuing guarantee, very good. आगे क्वेश्चन में क्या दिया है? After 1 month, Manoj revokes the guarantee when Sharma has already supplied goods of 40,000 on credit. Decide whether Manoj is discharged from all liabilities to Sharma for any subsequent credit supply. What would be the answer in case Ranjan makes a default of in paying Sharma for the goods already supplied of 40,000? तो फिर से वही चीज, जब उसने रिवोक किया गारंटी, उसके वो मोमेंट तक जो भी हो चुका है उसके लिए श्योरिटी जिम्मेदार, उसके आगे के लिए श्योरिटी जिम्मेदार नहीं। तो 40,000 अगर वो रिपे नहीं करता रंजन तो मनोज को करना पड़ेगा, क्लियर? पर रिवोकेशन के बाद जो भी होगा उसके लिए मनोज जिम्मेदार नहीं है ना? आई होप तुम्हें बच्चों क्वेश्चन पढ़ लोगे इसको एक बार फिर से अच्छे से, मतलब आंसर को, यस चलिए। बट श्योरिटी रिमेन्स लायबल फॉर ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी एंटर्ड, ओके, so liability of Manoj is discharged with relation to all आगे के credit supplies, yes चलिए। 11, C advances to B 2 lakhs, अच्छा क्वेश्चन है आई थिंक ये, यस ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको स्टार मार्क करो, अच्छा क्वेश्चन है, ओके। C advances to B 2 lakhs on the guarantee of A. C has also taken a further security for the same borrowing by mortgage of B's furniture worth 2 lakhs without knowledge of A. Okay. C cancels the mortgage. After 6 months, B becomes insolvent and C sues A for his guarantee. Decide the liability of A if the market value of furniture is worth rupees 80,000 under the Indian Contracts Act. Okay. C has also taken a further security, मतलब वो तभी के तभी, okay, immediately लिया था। All of you. तो बच्चों इन अ वे सी ने क्या किया, क्रेडिटर ने फर्नीचर जो उसके पास सिक्योरिटी आया था, ओके, फर्नीचर 2 लाख का था और उसने जो भी वो कैंसिल किया, वो जो भी किया है, तब उसने मॉर्गेज कैंसिल करवाया ना, उसका मार्केट वैल्यू बच्चों कितना था? 80,000। सो यहाँ पे श्योरिटी बच्चों क्या बोलेगा कि देख भाई तूने खुद अपने हाथों से नुकसान करवाया है,
सिक्योरिटी का। तेरे हाथ में पैसे आते थे, तेरे हाथ में नहीं तो एटलीस्ट मेरे हाथ में पैसे आते थे, तो तूने 80,000 का नुकसान तूने खुद करवाया है, तो मैं उसके लिए मैं नहीं पे करूंगा। तो बच्चों श्योरिटी कितने के लिए जिम्मेदार है कि श्योरिटी ओनली फॉर 1,20,000। अंडरस्टूड और नो? कैसे? 2 lakhs माइनस 80,000। अरे हाँ या ना? एवरीबॉडी ओके है? एज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी टू द अमाउंट ऑफ बच्चों वैल्यू ऑफ 80 फॉर वैल्यू ऑफ फर्नीचर 80,000। तो कितने के लिए बच्चों लायबल? ओनली फॉर 1,20,000। डन क्लियर ऑल ऑफ यू? यस? रिवाइज करोगे ना अच्छे से? और सिंपली बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ व्हाट? इंडेमनिटी एंड गारंटी, है ना बच्चों? यस चलिए। ओके ओके, फिर अगले इस लेक्चर में अपन चालू करते हैं कौन सा वाला? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। उसको भी टाइम लगेगा, और श्योरिटी तो मतलब उससे भी ज्यादा है तुम्हारा, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, तो उससे भी ज्यादा है। ऑलराइट एवरीबॉडी, तो अभी के लिए इतना ही। ओके।